हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी एमपीसी 001 यानी आपका जो फर्स्ट पेपर है एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर का, उसके इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। प्रीवियस 3 वीडियोस आप देखकर जरूर आए होंगे। ये फोर्थ पार्ट है जिसमें आज हम कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक्चुअली में आज हम इंटेलिजेंस के न्यू टॉपिक्स को बिगिन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 टॉपिक्स हैं जो इंटेलिजेंस टॉपिक की कैटेगरी में फॉलो होते हैं, और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछे गए हैं, जैसे पास मॉडल। इसे मैंने सबसे ऊपर रखा है क्योंकि ये मॉडल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन और कुछ ना कुछ कनेक्ट करके भी क्वेश्चन आता है। फिलहाल इससे पहले के 3 वीडियोस में हम इन 2 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। एक बार क्विक रिव्यू आपको दे रही हूँ कि आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी प्रिपेयर कर चुके हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी प्रिपेयर कर चुके हैं, और अब आज हम इंटेलिजेंस से स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी डिले के आ जाते हैं पेज नंबर 24 पर, जहां से हमारा जो वीडियो है वो आज का बिगिन होगा। 24 पेज नंबर। सो एज यू कैन सी, इंटेलिजेंस मेजर टॉपिक है जिसके अंदर आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है। क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि हमारी कौन सी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं जो अवेक हैं, जो थोड़ा सा कम है, या हमें कहाँ कहाँ पे वर्क करने की खुद के साथ में भी जरूरत है। तो ये टॉपिक हमारी अंडरस्टैंडिंग उस एरिया में भी इंक्रीज करता है। फिलहाल पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इंटेलिजेंस को समझ लेते हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप इंटेलिजेंस को थोड़ा बहुत जानते होंगे, और हर कोई इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा बहुत व्यू तो देता ही है। अगर किसी जनरली हम किसी पर्सन से पूछे कि इंटेलिजेंस क्या होता है, तो वो कह देंगे कि जब अच्छे मार्क्स आते हैं, जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं वो इंटेलिजेंट हैं। कुछ ये भी कह सकते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ में अच्छा अचीव करते हैं वो इंटेलिजेंट हैं। कुछ ये कह सकते हैं जिनके वैल्यूज अच्छे होते हैं वो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट की डेफिनेशन जो है वो बदलती रहती है। इंटेलिजेंट पर्सन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डेफिनेशन है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर जाती हैं। और इसी तरीके से डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने भी इंटेलिजेंस को अलग अलग वर्ड्स में डिफाइन किया है, लेकिन उन्होंने उनका जो डेफिनेशन है, उन्होंने जो डिफाइन किया है, उसमें एक चीज निकल कर आती है, पावर। पावर मतलब पावर ऑफ परसीविंग, पावर ऑफ रिसीविंग, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से इंटेलिजेंस को डिफाइन किया जाता है कि किसी भी काम को करने की जो हमारी योग्यता है, हमारी एबिलिटी है, हमारी कैपेबिलिटीज है, उन सबको भी इंटेलिजेंस में इंक्लूड किया जाता है। टर्मन एक ऐसा नाम है जिन्होंने इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत सारे जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। एल्फ्रेड बिने जो एक नाम है, ये कुछ नाम है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होने चाहिए। एल्फ्रेड बिने है, स्पीयरमैन है, इनकी थ्योरीज भी हम आगे पढ़ेंगे, और यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, इस तरीके से मल्टी फैक्टर और बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने दी हैं। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, अगर क्योंकि हम डायरेक्ट थ्योरी पर ही आ रहे हैं, पास थ्योरी पर, तो मैं ये चाहती हूँ, ये मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन भी है बहुत स्ट्रॉन्ग, आप इसको फॉलो कीजिएगा। आप देखते हैं मैं वीडियो के बीच में जहाँ जो चीज़ बतानी जरूरी होती है वो बताती हूँ, और मैं बहुत कुछ भी अननेसेसरी नहीं बताती है, ज्यादा नहीं बताती, उतना जरूर बताती हूँ जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, आपको करना भी चाहिए। तो मैं बहुत स्ट्रांगली आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। आप क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा, सबसे पहला चैप्टर ओपन कीजिएगा, वो इसी के बारे में है। उसका नाम है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। नाम पे मत जाइएगा क्योंकि अब जब अंदर जाएंगे तो सब कुछ इंटेलिजेंस के बारे में है। तो वो एक चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर बुक के पेजेस के हिसाब से काउंट करूं तो शायद 10, 11 या 12 पेजेस ही होंगे। और एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत ईजी होती है, आप जस्ट उसको रीड करेंगे, समझते जाएंगे, इतना क्विक उसमें होता है समझने के लिए। तो इंटेलिजेंस को आप अगर वहां से एक बार रिव्यू कर लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आप बुक नहीं देखना चाहते तो फिर हमारे चैनल पर भी जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड वीडियोज हैं, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं, वो जो वीडियो की सीरीज है उसका लिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जरूर देखिएगा। थोड़ा टाइम निकालिएगा, ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम सॉलिड हो जाएगी। तो चलिए, अब इतना इंट्रोडक्शन के बाद मैं आती हूँ यहाँ पे, और इंटेलिजेंस को समझाने के बाद पास मॉडल पे आते हैं। जो भी मॉडल होता है इंटेलिजेंस का, वो एक व्यू देता है इंटेलिजेंस के बारे में। ये जो मॉडल है वो ये बताता है कि इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग कैसे होती है। पास मॉडल जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग पे बात करता है। आपको 2 डॉट्स कनेक्ट करके चलने हैं, एक तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो, और वो टॉपिक हमारे सिलेबस में, यानी हमारी जो बुक है उससे कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि बुक का क्या नाम है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और इंटेलिजेंस अपने आप में एक टॉपिक है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्यों है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आपको समझाया था, यहाँ भी समझने की कोशिश कीजिए। बल्कि यहाँ तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि जो इंटेलिजेंस है वो एक हमारा, अगर मैं एक मोटे तौर पे कहूँ, क्योंकि इंटेलिजेंस की न्यूमरस डेफिनेशन है, मैं मुझे भी कोई तो एक कीवर्ड पिक करना पड़ेगा आपको बताने के लिए। तो अगर इंटेलिजेंस की मैं बात करूँ तो हमारी पर्सनैलिटी का वो कॉम्पोनेंट है जिसकी फंक्शनिंग यहाँ से होती है, ब्रेन से होती है। और जब भी कोई चीज ब्रेन से एसोसिएट हो जाती है तो वो उस प्रोसेसिंग का पार्ट बन जाती है जो रिक्वायर्ड है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड बहुत बड़ी है और उसमें हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि चीजें कैसे होती हैं, किस तरह से वो हमारे माइंड में पहुंचती हैं, कैसे स्टोर होती हैं, कैसे प्रोसेस होती हैं। तो इंटेलिजेंस इज मोर अबाउट दैट प्रोसेस,
वो स्मार्टनेस जिसकी हेल्प से वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अभी तक हम कर रहे थे, मेमोरी में लेके जा रहे थे, वो स्मार्टनेस, वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी इंटेलिजेंस है जिसको हम पढ़ेंगे। पर इंटेलिजेंस क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है, इंटेलिजेंस अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है, तो उसको भी हम अब सब पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी थ्योरीज की हेल्प से समझेंगे कि आखिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है तो उसमें इंटेलिजेंस का रोल रहता क्या है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। द पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इज अ मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी डेवलप्ड बाय जेपी दास, जैक निकलैरी and John Ray Kirby in the 1990s. This model suggests that intelligence is not a single ability or general factor, but instead is made up of four interrelated cognitive processes. क्योंकि इंटेलिजेंस को पहले सिंगल फैक्टर की फॉर्म में भी डिफाइन किया गया है, सिंगल एबिलिटी की फॉर्म में भी डिफाइन किया गया है, मल्टीपल एबिलिटीज की फॉर्म में भी डिफाइन किया गया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक पॉज ले रही हूँ क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो साथ में बतानी जरूरी है। ये जो मॉडल है ना, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बेस्ड मॉडल है। ये बात मैं लिख देती हूँ, मुझे लगता है लिखना ही ज्यादा जरूरी रहेगा। तो ये जो मॉडल है, पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, लिख देती हूँ यहाँ पर, आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरी अप्रोच भी होती है जिसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच। जब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, नॉट जस्ट इंटेलिजेंस, कोई भी थ्योरी, तो वहां पर हम बात करते हैं प्रोसेसेस की, यानी इंटेलिजेंस को एक प्रोसेस की फॉर्म में देखा जाता है। लेकिन ऐसी थ्योरीज भी हैं जहां पे इंटेलिजेंस को फैक्टर्स की फॉर्म में देखा जाता है, वो अप्रोच कहलाती है साइकोमेट्रिक अप्रोच। तो आपको ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। साइकोमेट्रिक अप्रोच में इंटेलिजेंस को एज अ सिंगल फैक्टर या नॉट सिंगल फैक्टर की फॉर्म में देखा जाता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, वो सभी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर थ्योरीज आती हैं। तो एक बात यहाँ पे इसलिए मैंने आपको मेंशन करी कि कहीं भी आप मेंशन कर सकते हैं इस चीज को, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। तो जो पास मॉडल है वो ये सजेस्ट करता है दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एबिलिटी और जनरल फैक्टर, ये इस कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं है, राइट? ये किस चीज को मानता है? बट इंस्टेड ऑफ मेड अप ऑफ फोर इंटर रिलेटेड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो प्रोसेसेस है। यही मैं आपको ये बात बताने का मेरा रीजन यही था कि जो ये थ्योरी है वो प्रोसेस में बिलीव करती है। प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ये जो फुल फॉर्म है पास की वो यही है, यानी पी फॉर प्लानिंग, ए अटेंशन और अराउजल भी यूज होता है इसकी जगह पर, एस साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग एंड अनदर एस इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। ये जो चारों हैं ये मिलके पास को बनाते हैं, पास मॉडल इसी से बना है। तो ये जो मॉडल है इसकी एक खास बात और भी है कि न्यूरो साइकोलॉजिकल वर्क है, यानी इसमें न्यूरो साइकोलॉजिकल बेसिस भी रखे गए हैं थ्योरी के। ए आर ल्यूरिया ने इसको क्रिएट किया था, न्यूरो साइकोलॉजिकल जो वर्क दिया था, रशियन साइकोलॉजिस्ट हु आइडेंटिफाइड डिफरेंट ब्रेन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस मेंटल एक्टिविटीज। ये जो फंक्शनल डायग्राम है पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें बाहर से रिसीव होती है, वो इस प्रोसेस के अक्रॉस जाती है और आउटपुट हमें उसका मिलता है। मतलब इंटेलिजेंस यहाँ एग्जिस्ट करता है, वो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस इस प्रोसेस में एग्जिस्ट करता है और ये सभी चीजें जो है वो एक के बाद दूसरी चीजें चलती रहती हैं। कैसे चलती हैं? पहले पास को हम क्लियरली डिफाइन करेंगे अपने डेफिनेशन की हेल्प से। पास में जो पहला लेटर है पी, दैट स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, यानी प्लानिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू थिंक अहेड, सेट गोल्स, डेवलप स्ट्रेटजीज एंड मॉनिटर और एडजस्ट वंस बिहेवियर। इट हेल्प्स अ पर्सन डिसाइड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक स्टेप भी होता है पहला कि हम कोई काम कर रहे हैं तो पहले प्लान करते हैं, चाहे वो कितनी भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्लानिंग हो, मगर वो होती है। तो प्लानिंग जो है वो हमारे इंटेलिजेंस का पार्ट होती है जब वो प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू पास मॉडल। उसके बाद अटेंशन की बात करते हैं। अटेंशन इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू फोकस, और अटेंशन में क्योंकि अटेंशन डिफरेंट टाइप का होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था आप अटेंशन के लिए चैप्टर 5 पढ़िएगा क्लास 11th एनसीईआरटी का, तो वो भी चीज यहाँ पर है कि यहाँ पे सिलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन का के हिसाब से हम चीजों को करते हैं। मतलब हमने कुछ प्लान किया और साथ ही साथ उस पर हमारा हम कितने अटेंटिव हैं, उसी से मैटर करेगा कि हमारा प्रोसेस आगे कितना बढ़ेगा। अगर हम किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं है, हमारा टेंशन उस पर नहीं है, तो वो काम उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। जो बच्चे होते हैं जो अटेंशन में डिफिकल्टीज होती हैं उनको, जैसे एडीएचडी जानते हैं आप, नाम सुना ही होगा एटलीस्ट आपने, वो लर्निंग में, क्लासरूम बिहेवियर में बहुत ज्यादा लैक करते हैं। तो अटेंशन वो एबिलिटी है जो पास मॉडल के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, कैरी फॉरवर्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन पास मॉडल। ओके, सिंपल है ये भी। देन कम साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग।
साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग जो है वो ये होती है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं वो होल कॉन्सेप्ट पे चलती है। साइमल्टेनियस जैसे मल्टीटास्किंग तो आपके लिए समझना ज़्यादा ईज़ी होगा। जब कोई पर्सन मल्टीटास्किंग होता है तो वो एक संग कई काम कर रहा होता है, वही है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। कई बार ऐसा होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम एक साथ हमें कई फंक्शन परफॉर्म करने पड़ सकते हैं और होता भी है, ज़रूरी होता है। तो ऐसे में वो प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। इट इज यूजफुल फॉर एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व विजुअल स्पेशल रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप लाइक सॉल्विंग पजल और इंटरप्रेटिंग डायग्राम। अगर आपको कोई ब्लॉक वाला जो है पजल दे दिया जाए, या ब्लॉक पजल के अलावा कोई स्टेटमेंट होता है जिसमें आपको कई सारे वर्ड्स दिए हैं, आपको उसको रिफ्रेम करना है, रिक्रिएट करना है, सही करना है, उसके प्लेसेस को सही से लगाना है, तो आप ध्यान से सबको देखते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहला वर्ड देखा और आप शुरू हो गए और अपने पूरा सेंटेंस सही बना दिया, नहीं कर सकते है ना। उसके लिए आपको हर एक वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, उससे ही आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो वो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का एग्जांपल है। सक्सेसिव प्रोसेसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंशियल मैनर में चलने का प्रोसेस है। कई बार हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एक स्टेप पे चलना ही रिक्वायर्ड होता है, आप एक साथ नहीं कर सकते चीजें। लेकिन सक्सेसिव प्रोसेसिंग जो है उसके अंदर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो सकती है। जैसे हमने कोई स्ट्रेटेजी प्लान करी कि हम किसी पर्सन की हेल्प करेंगे, या हम कोई मूवमेंट करेंगे, कोई भी हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसको हम फॉलो करेंगे, तो उसके लिए हमने पूरी प्लानिंग कर ली, तो एक एक करके हम स्टेप में चल रहे हैं। लेकिन कोई स्टेप ऐसा हो सकता है जिस स्टेप के अंदर इंटरनली हमें साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग करनी पड़ जाए, उसके अंदर मल्टीपल स्टेप हो जिन्हें हमें एक साथ फॉलो करना हो। तो साइमल्टेनियस के अंदर सक्सेसिव हो सकता है आराम से, सक्सेसिव के अंदर साइमल्टेनियस हो सकता है, राइट। तो ये जो चार हैं PASS, ये मिलके दिखाते हैं कि इन प्रोसेसेस से होकर इंटेलिजेंस जो है वो प्रोसेस की फॉर्म में नजर आता है। तो जब भी हम किसी पर्सन को कोई एक्शन परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो ये चार चीजें जो है उसके अंदर एक इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स की तरह होते हैं। ओके, तो ये हो गई पास्ट थ्योरी। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है पास्ट थ्योरी में, आपको पास्ट को ही डिफाइन करना है। और ये जो पिक्चर आप अभी देख रहे थे, डायग्राम देख रहे थे, इसको वो जरूर बना के आना है। इससे हमें, इसमें है कुछ भी नहीं ऐसा बड़ा जो आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा हो, बस हमें यही बताना है। ये वही है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे ना इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। इनपुट आउट और आउटपुट का मतलब यही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं, फिर वो जो प्रोसेसिंग हमारे अंदर होती है माइंड में, वो इन चीजों को लेकर चलती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। मैं ये जरूर बोलूंगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्योंकि थ्योरी टू थ्योरी बातें बदलेंगी। यहाँ पर जो कहेंगे कि ये चार चीजें रोल प्ले करती हैं, दूसरी थ्योरी में कहेंगे कि कुछ और रोल प्ले करती है। तो जो जैसा कह रहा है हमें उसके हिसाब से एग्जाम में तो लिखना ही है, और साथ में समझना भी है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। ऑलराइट, तो इतना आपने समझा। अब पास थ्योरी जब भी आती है, मैंने 10 मार्कर में नोटिस किया है पास थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी है। आप पेपर उठा के देखिएगा पीछे के, आपको नजर आ जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि पास के संग में कई बार ये अलग अलग टाइप के लगा देते हैं आंसर। जैसे एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है पास मॉडल का, थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्या है पास थ्योरी के, ये सब पहले पूछे गए हैं और रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको आंसर में यहाँ पे इनको साथ में ऐड करके दिया है। जो भी पार्ट आता है आप वो पार्ट लेकर आ सकते हैं ऐड करके। पास मॉडल इज यूज इन बोथ एजुकेशनल असेसमेंट एंड इंटरवेंशन। इसके लिए जो पास मॉडल का यूज करते हुए JP दास ने एक कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, जिसको CAS बोलते हैं हम शॉर्ट में, ये क्रिएट किया था, जो स्पेशली 5 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक के बच्चों के असेसमेंट, कॉग्निटिव एबिलिटीज के असेसमेंट के लिए बनाया गया था। ये पास थ्योरी पर ही बेस्ड है, जो कि बच्चों के कॉग्निटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है और उनके लर्निंग प्लान को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा लर्निंग डिफिकल्टीज को डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की इंटेलेक्चुअल लेवल पर इश्यू आ रहा है, या फिर लर्निंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। ADHD और स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम बनाने में हेल्प मिलती है। तो ये पास थ्योरी जो है CAS की हेल्प से इन चीजों को हमें हेल्प कंप्लीट करने में हेल्प कराती है। पास मॉडल एक ब्रॉडर और मोर फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग देता है इंटेलिजेंस की, क्योंकि ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे आ जाता है। जब भी चीज प्रोसेस पे आ जाएगी ना, बात प्रोसेस पे आ जाएगी, तो एक एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उस चीज को फोकस करेंगे, दोनों में अप्रोच बदल जाती है। पास्ट थ्योरी की थ्योरेटिकल फाउंडेशंस क्या हैं, ये हमें पता ही है, अगेन हम इस चीज को लिख रहे हैं, ये जो आपने पढ़ लिया है। इट व्यूज इंटेलिजेंस एज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड मेंटल प्रोसेसेस रादर देन अ सिंगल फिक्स्ड एबिलिटी। तो मेंटल प्रोसेसेस जब इंटर रिलेट हो जाते हैं, तो आपने मैथ्स में एक चीज समझी होगी, कभी पता नहीं आप सबने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन होता है ना कि वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली बात हो जाती है, कि जितना ज्यादा हमारे पास कोई नंबर होंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि हम उनके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वही वाली बात है कि अगर आपके पास, सिंपल सी बात है, मैं समझाना जरूर चाहूंगी आपको। जैसे आपके पास यहाँ है A, B और C, और ये है आपके पास D, E, F, राइट। तो आप AD, AE, AF, उसके बाद ADE, AEF,
मैंने ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल ले लिया एक्चुअली। उसी तरीके से बी डी, बी ई, बी एफ, ये मैं क्या बता रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं तो उनके जो हम इंटर रिलेशन करके अगर कुछ प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बनेंगे। यही बात इस चीज़ से निकल कर आती है कि जब मेंटल प्रोसेसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे ना, आप सोचिए ये 3 आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, ओके, और ये कुछ और 3 चीज़ें हैं जिनके संग अगर हम उनका रिलेशनशिप बनाएँ तो वही कॉम्बिनेशन ज़्यादा बन जाएंगे। तो वही बताने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो कैसे की थियोरेटिकल फाउंडेशंस इसके हैं, क्या-क्या हैं? ट्रेडिशनल आईक्यू थ्योरी से शिफ्ट कर जाता है। ये आईक्यू से अलग हट के बात करते हैं। आईक्यू क्या है? स्कोर्स हैं। उन स्कोर्स के बेसिस पे हम कुछ डिफाइन करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस पे चला जाता है तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। इंटेलिजेंस को सिंगल नंबर में डिफाइन कर देता है, जब इंटेलिजेंस को जनरली आईक्यू सिंगल नंबर में डिफाइन करता है, लेकिन ये एक प्रोसेसिंग की हेल्प से हमें बताता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है इसका। ये बताता है कि माइंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता कैसे होगा। जब प्रोसेस पे आता है तो ये उस चीज की बात करता है। ये भी बताता है कि लोग किसी भी स्टिमुलाई को अटेंड करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक्शन की प्लानिंग करते हैं, कैसे कैसे प्लानिंग होती है, कैसे अटेंड होता है, प्रोसेसिंग किस किस टाइप की हो सकती है, तो वो चीजों की ये बात करता है। लर्निंग और एजुकेशन पे फोकस है इसका, क्योंकि ये टीचर, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर सभी को हेल्प करता है डिफिकल्टी को अंडरस्टैंड करने में और स्टूडेंट्स को डिफरेंट व्यू से देखने में। तो ये सब है इसके थॉट्स, इन्हीं को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर जरा भी कोई लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो भी आप आंसर लिख पाएंगे आराम से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बड़ी सिंपल, बड़ी प्यारी सी थ्योरी है, छोटी सी थ्योरी है, और ये थ्योरी है साइकोमेट्रिक अप्रोच बेस्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, 2 टाइप की है, तो ये है हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच बेस्ड थ्योरी है। अब जब साइकोमेट्रिक अप्रोच होगी तो किस चीज की बात होगी? फैक्टर की बात होगी। यहाँ पे नाम भी है टू फैक्टर थ्योरी। अच्छा, टू फैक्टर थ्योरी जो थी उससे पहले वन फैक्टर थ्योरी आई थी, यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि अल्फ्रेड बिने ने दी थी। उनका सिंपल सा कहना था कि इंटेलिजेंस क्या है? एक सिंगल फैक्टर है जिसके अंदर आप डिफरेंट एबिलिटीज तो देख सकते हैं, मगर वो उन सबका एक क्लस्टर है। मतलब आपके अंदर काइंडनेस है, एम्पैथी है, आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, पोलाइट हैं, आप बहुत क्विक लर्नर हैं, और आप मैथमेटिकल एबिलिटीज आपकी आई हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज आई हैं, लैंग्विस्टिक पे आप आए हैं, ये सब कुछ मिला दिया तो एक फैक्टर है। वो सिंगल फैक्टर की फॉर्म में देखते थे, लेकिन उनके इस थॉट को डिस्कार्ड करके जो है स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी क्रिएट की, और उसमें उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो 2 डिफरेंट फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। एक है जनरल एबिलिटी जी फैक्टर, दूसरा है स्पेसिफिक एबिलिटी एस फैक्टर। जी फैक्टर हर एक में होता है। जी फैक्टर इज कॉमन सेंस, जी फैक्टर इज जनरल नॉलेज, मतलब वो वाला सामान्य ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जो हर पर्सन को होती है, होती ही होती है। मतलब हर पर्सन ये जानता है कि अगर रोड पे चल रहा है, बारिश हो गई तो शेड में जाना है, कॉमन थिंग, सबको पता है, कॉमन सेंस जिसे हम कहते हैं। तो वो उस चीज की बात करते हैं, वो कहते हैं ये सब में होता है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके अंदर जनरल एबिलिटी ना हो। और स्पेसिफिक एबिलिटीज भी हर पर्सन में होती तो हैं, लेकिन ये वो होती है जो उन्हें स्पेशल बनाती है। जैसे कि नॉर्मली सभी गा लेते हैं। अगर अगर मैं एक बात पूछूं कि दुनिया में कौन गा नहीं पाएगा, तो ये बात कहीं एग्जिस्ट नहीं करती कि कोई ऐसा भी होगा जो गा ही नहीं पाएगा। ये हमारे पैरामीटर्स हैं कि वो अच्छा गाता है या वो बुरा गाता है, राइट। तो उसमें हम कैसे कहते हैं, कोई बाथरूम सिंगर है, कोई स्टेज पे सिंगिंग कर रहा है, कोई नॉर्मली भी सिंगिंग कर रहा है, तो मतलब वो एबिलिटी वेरी कर रही है। वही है स्पेसिफिक एबिलिटी, जो जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं। मतलब कुछ हम में औरों से अलग होता है, तभी तो हम दूसरों से अलग हो जाते हैं। तो वही हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से पर्सन अलग होता है। ऑलराइट, अब ये जो पिक्चर है ये क्या कह रही है? इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? ऑब्वियसली अब क्लास में नहीं है, वरना मैं पूछ भी लेती आपसे, तो मैं ही समझा देती हूँ आपके बिहाफ पे, मैं ही बोल देती हूँ। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो रेड सर्किल के अंदर जो हमारा जी है वो छुपा हुआ है। ओके, छुपा क्या है? मतलब ये उसकी लोकेशन है एक तरीके से। अब इसके बाहर हम देख रहे हैं मल्टीपल एस फैक्टर हैं। तो इससे एक बात और निकल के आती है कि हर पर्सन के अंदर जी फैक्टर तो एक ही है, मतलब वो एक फैक्टर की फॉर्म में। अब जनरल को क्लासिफाई नहीं किया है उन्होंने, लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटीज तो बहुत सारी होंगी। जैसे आप अपनी बारे में सोचिए कि आप में क्या क्या है। आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, अच्छा गा लेते हैं, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, और क्या अच्छा है आप में बताइए? आप जो है वो एक लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, आप एक पोएट हैं, आपको पोएम करना अच्छा लगता है तो आप लैंग्वेज पे अच्छे हैं। अच्छा, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बहुत फास्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल एबिलिटीज पे आप आई हैं, राइट। आप वर्बल स्पीच वर्ड स्मार्ट हैं, तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन पे आप आए हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, जैसे और भी बहुत हो सकती है। इन सब में आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई और ऐसा भी है जो इसमें आपसे भी बहुत अच्छा है कुछ एरियाज में, और कुछ एरियाज में वो आपसे
लो है, राइट? समझ रहे कहने का मतलब? यानी आपको लग रहा है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, यस आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपसे अच्छा कोई सिंगर दूसरा नहीं है, और आप कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक आरजे आपके सामने आया तो आपकी कम्युनिकेशन उससे थोड़ी सी कम है। ओके, इसी तरीके से आप वर्बल पे बहुत अच्छे हैं, आप न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे हैं, और एक दूसरे पर्सन जो है वो आपके सामने आया तो वो उतनी फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाया, तो आप न्यूमेरिकल में ज्यादा अच्छे हो गए। तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक एबिलिटीज का जो है वो रेशियो वेरी करेगा, और होता भी है हर इंसान में, सब कुछ एक जैसा सब में थोड़ी होता है, वो तब वरना वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही कहाँ रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से दिस पिक्चर इज इनफ टू एक्सप्लेन यू कि जो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमें स्पेशल बनाती हैं, स्पेसिफिक बनाती हैं, जिसको यहाँ पे चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि वही आपकी स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब जो मैंने समझा दिया उसी को थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। जी फैक्टर स्टैंड्स फॉर जनरल इंटेलिजेंस व्हिच इज अ बेसिक मेंटल एबिलिटी दैट हेल्प अस टू डू वेल इन मेनी एरियाज लाइक मैथ, रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इससे रिलेट मत करिएगा कि यही एरियाज हैं, कोई भी एरियाज हो सकते हैं वो। स्पीयरमैन बिलीव दैट दिस जनरल एबिलिटी सपोर्ट सक्सेस अक्रॉस मोस्ट थिंकिंग टास्क। If someone is good at solving puzzle, they may also be good at understanding science or reasoning through argument. This is because the G factor help in all kind of thinking and learning. यानी कि ये जनरल फैक्टर है, वो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज में हमसे एक जैसा काम करवाता है, मतलब हमारा कॉमन सेंस जिस लेवल पर है उसी के हिसाब से हम करेंगे। कुछ बहुत यूनिक चीज मिल गई है वहां हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जनरल फैक्टर उसमें भी उतने ही लेवल की काम कर पाएगा। Specific intelligence, while general intelligence affects many tasks, S factor are abilities related to specific task or skill. These vary from one person to another. सब बता दिया मैंने आपको। One person might be very good at writing but not so good at drawing. ये मैंने इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपको समझा दिया है। अब इन्होंने ये जो किया था ना, दो सिंगल फैक्टर को तोड़ा और उसके दो फैक्टर करे, राइट? उसको कैसे किया इन्होंने, हमें आप विजुलाइज कीजिए, एक कोई क्रिस्टल की बॉल है आपके हाथ में, आपने उस पर एक हैमर मारी, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ये हमारा विजुअलाइजेशन है, बट ये एक्चुअल में मेथड है फैक्टर एनालिसिस। ये हैमर मारने का फैक्टर एनालिसिस नहीं कहते हैं। फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसकी हेल्प से उन्होंने एक स्ट्रक्चर को दो अलग अलग स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया, यानी एक एबिलिटी या एक फैक्टर को कह सकते हैं दो फैक्टर में डिवाइड कर दिया। तो स्पीयरमैन का जो फैक्टर एनालिसिस का मेथड है वो स्टैटिस्टिकल वे में है, जहां पे उन्होंने डिफरेंट एबिलिटीज के बीच में कोरिलेशन निकाला। अब ये हम थोड़ा आगे चले जाएंगे तो मैं वहां से वापस ले आती हूँ खुद को, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको फैक्टर एनालिसिस नहीं समझाना है, बस इतना बताना है कि फैक्टर एनालिसिस एक मेथड है जिसकी हेल्प से उन्होंने फैक्टराइजेशन किया एबिलिटीज का, और उनको दो फैक्टर्स में डिवाइड किया, और उसमें भी स्पेसिफिक फैक्टर को बताया कि वो कैसे डिफरेंट वैल्यूज में हमारे अंदर अलग अलग एबिलिटीज की फॉर्म में होल्ड करता है। ऑलराइट, तो यही चीज हमने इसी की हेल्प से वो कर पाए, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मेथड उन्होंने यूज किया। साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स जो है ना, वो बिल्कुल आप समझ के चलिए कजन है उसकी, साथ साथ चलती रहती है, घूमती रहती है, क्योंकि बिना स्टैटिस्टिक्स के साइकोलॉजी इनकम्प्लीट है। रिसर्च बहुत बड़ा पार्ट है साइकोलॉजी का, जो होती रहती है, तभी रिसर्च की हेल्प से ही नई चीजें निकल कर आती हैं। खैर, हम आते हैं कि इस थ्योरी का कुछ तो क्रिटिसिज्म भी होगा, कुछ तो इसमें अच्छी बातें भी होंगी। तो क्रिटिसिज्म ये है कि स्पीयरमैन का जो आइडिया था वो कुछ साइकोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि जी फैक्टर बहुत सिंपल बना दिया, लेकिन इंटेलिजेंस इतना सिंपल नहीं होता है, सिंप्लिसिटी को तो कोई रोकने ही नहीं देता है। तो थर्स्टन ने उसी के बाद प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को दिया, हॉवर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को दिया। ये सारे टॉपिक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और यकीन मानिए कि आप इनको जब फर्स्ट क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। सिंपलेस्ट लैंग्वेज, इजिएस्ट थिंग, और मैंने आपको बोला ही था लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये समराइज हमने कर दिया है, ये सब पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। आ जाते हैं गिलफोर्ड की थ्योरी पर। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछी गई है, थोड़ा रुक रुक के पूछी गई है, बट आ जाती है, और काफी टाइम से आई नहीं है तो चांसेस हाई हैं। तो इस बार गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट को समझते हैं। ये जो थ्योरी है ये थोड़ी अलग ही है, वैसे ये थ्योरी भी साइकोमेट्रिक अप्रोच बेस्ड है, ये भी मैं आपको बता दूंगी, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में नहीं आती है। तो जेपी गिलफोर्ड जो थे, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट क्रिएट किया, थ्योरी क्रिएट की 1950s में। उनका ये मानना था कि इंटेलिजेंस कोई एक जनरल एबिलिटी नहीं है, बल्कि वो तो कई स्किल्स का एक कॉम्बिनेशन है। उन्होंने अपने मॉडल को 3 डायमेंशनल मॉडल कहा, क्यूबिकल मॉडल कहा, क्योंकि उन्होंने इसकी क्यूब से तुलना की। यहाँ पे मैंने पिक्चर में क्यूब बनाया है, जो आप भी एग्जाम में जरूर बनाएंगे, क्योंकि क्यूब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन में सीखा ही होगा आपने। तो पहले क्यूब को देखते हैं। जिस तरह से इस क्यूब के, आपको पता है क्यूब को मालूम ही होगा 3 डायमेंशन होते हैं, बचपन में वॉल्यूम निकालते थे तो मालूम ही होगा कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 चीजें होती हैं। ये तो हो गई इसकी हाइट, क्लियरली ये हाइट ही है, और ये क्या है, ये इसकी लेंथ कह लीजिए, कह कुछ भी सकते हैं, क्योंकि
और ये हो गई इसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई, और ये उसकी लंबाई हो गई। ओके, तो ये जो हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसमें हम देख सकते हैं कि आपको ब्लॉक्स भी नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि 3 डायमेंशन होती है इंटेलिजेंस की, 3 कॉन्टिनम पे वो एग्जिस्ट करता है। और जैसे 3D मॉडल भी पढ़े हैं आपने, उसमें एक कॉन्टिनम पे हाइट वाले पार्ट पर हमें टोटल 6 वैल्यूज दिखती हैं, 6 फॉर्म में इंटेलिजेंस नजर आता है, राइट। उसके अलावा ब्रेथ वाली फॉर्म में हमें ये थोड़ा सा शायद इतना क्लैरिटी से आपको ना भी दिखे, और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 दिखता है। ठीक, अब मुझे थोड़ा सा वापस से आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा, इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि आगे आप माइंड से ही काम चलाएंगे, पिक्चर थोड़ा नीचे है और हमारा जो कंटेंट है वो ऊपर है। अब ये इनका कहना था कि जो 3 डायमेंशनल मॉडल है वो ये कहता है कि मेंटल एबिलिटीज जो हैं वो 3 डायमेंशन में डिवाइड है, यानी इंटेलिजेंस 3 डायमेंशन में डिवाइड है, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। अब ऑपरेशन इंटेलिजेंस का वो वाला पार्ट है जो हमें ये बताता है कि माइंड वर्क करता कैसे है, मतलब क्या करता है माइंड हमारा। या तो कॉग्निशन का प्रोसेस होगा, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इवैल्यूएशन। दुख की बात थोड़ी सी ये है कि आपको याद करने पड़ेंगे, और ये याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके इनको याद कर लीजिएगा, लिख लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में आ गए तो आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। आप ये सोचे मैं कि कहीं पर भी फॉर एग्जाम्पल आप सोचे मैं मेमोरी रिटेंशन की जगह लिख दूंगा मेमोरी होल्डिंग, मुझे ध्यान आ गया, ऐसा मत करिएगा। यही इनके वर्ड्स हैं, यही टाइटल्स हैं जो गिलफर्ड ने दिए हैं, और हमें वैसे ही लिखने होते हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, राइट, रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा मतलब। तो ये काफी जरूरी है, इन्हें लर्न कर लीजिएगा। तो कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन आप ऑलरेडी जानते हैं, ये लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग है न्यू इन्फॉर्मेशन का। मेमोरी को रिकॉर्ड करने का मतलब हो गया टेक इन करना इन्फॉर्मेशन को, और उसके बाद उसको होल्ड करना, स्टोर करना। फिर कमिंग अप विद मेनी आइडियाज और सोल्यूशन, ये हमें बता रहा है कि ये सब तरीके के ऑपरेशन हम करते हैं जब हम इंटेलिजेंस के प्रोसेस में होते हैं, यानी इंटेलिजेंट एक्ट करते हैं कोई, राइट, तो हम ये काम करते हैं। तो ये सारी चीजें ऑपरेशन की फॉर्म में नजर आती हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई, हमारे पास कई सारे सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना, इवैल्यूएशन, जज करना कि कोई चीज सही है या गलत। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग ज्यादा समझा देती हूँ, बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग पहले देखिए, कमिंग अप विद मेनी आइडियाज और सोल्यूशन। हमने एक प्रॉब्लम रखी कि ये दिक्कत हो गई हमारे साथ में, आपने कहा ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी बढ़िया रहेगा, वो भी बढ़िया रहेगा, और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ये रहेगा, और इससे भी अच्छा तरीका शायद ये भी हो सकता है, या फिर इन दोनों को मिला दे तो एक और बढ़िया तरीका हो सकता है। ये कहलाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे डाइवर्स पर्सनैलिटी कहते हैं ना, वो तो बहुत डाइवर्स पर्सनैलिटी है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। उसी तरीके से होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब आप डाइवर्स एरिया में सोच पाते हैं, या फिर किसी एक सिचुएशन में मल्टीपल सोल्यूशन दे पाते हैं, ये हो गई डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? ये बहुत सारे हैं हमारे पास सोल्यूशन, लेकिन हम इनसे पहुंच रहे हैं किसी एक पे। है तो बहुत कुछ हमारे पास, लेकिन उससे हम, या फिर हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हों तो हम उन रिसोर्सेज से किसी एक सोल्यूशन पे पहुंचे, या एक रिसोर्स का यूज करें, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्ज कर देना। ओके, तो ये कहलाती है, 2 टाइप की थिंकिंग होती हैं, ये आती हैं ऑपरेशन के अंदर। फिर है कंटेंट, जैसा कि नाम है कंटेंट, किस टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं हम, वो विजुअल है, ऑडिटरी है, सिंबॉलिक है, सिमेंटिक है, बिहेवियरल है। वो हम देख कर रहे हैं, हमें सुनाई दे रही है वो इन्फॉर्मेशन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे ठीक सामने एक कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लेती हूँ, बहुत कुछ रखा हुआ है, चलिए कैलकुलेटर दिख गया मुझे बाकी तो पेंटिंग्स वॉल से नहीं उतार सकती, कैलकुलेटर मिल गया मुझे, राइट। अब ये कैलकुलेटर मुझे मिल गया, तो ये क्या है मेरे पास, किस तरीके की चीज है ये, आप बताइए। विजुअल है, ऑडिटरी है, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, राइट। तो एक चीज है मेरे पास, एक इमेज है, एक इमेज की फॉर्म में से काउंट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में से काउंट करेंगे। अच्छा, एक मेरे इस तरफ भी एक बोर्ड है, तो उस पर कुछ कोट लिखा हुआ है बढ़िया सा। अब उस कोट को अगर मैं देखूं तो वो किस में आ जाएगा, सीमेंटिक में आ जाएगा, क्योंकि उस कोट को बढ़िया सा कोट है, उसको पढ़ के मैं उस, वो चीज़ है जिस पर मैं अपना माइंड चला रही हूँ, कुछ और प्रोसेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो सीमेंटिक हो गया। या फिर बाहर से आता हुआ शोर, ये तो खैर साउंड प्रूफ है, बाहर से आता हुआ जो शोर है वो, उसको सुनकर मुझे लगा कि क्या यार क्लास डिस्टर्ब हो रही है, परेशान होने लगी, कुछ भी हमने रिएक्शन दिया अपना, या फिर चलो ठीक है ऐसा करते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी स्टूडेंट्स क्लास में एंजॉय करिए, 5 मिनट बाद हम लोग वापस मिलते हैं। तो हमने क्या करा, उस इन्फॉर्मेशन को सुनकर जो भी हमने प्रोसेस किया, उस इन्फॉर्मेशन पर हमने रिएक्शन दिया अपना। तो इस तरीके से हम, वो कंटेंट हो गया जिस पर भी हम कोई अपना एक्शन रिएक्शन देंगे। अब आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब यह है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज है,
इन्फॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है, यानी जो भी हमारी प्रोसेसिंग हो रही है वो कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है, वो हम किसी सिंगल फैक्ट की फॉर्म में देख रहे हैं, यूनिट है वो कोई एक सिंगल चीज है, या फिर हमने उसको क्लब कर लिया, क्लास में कन्वर्ट कर लिया। क्लास क्या होती है? क्लास वो होती है जहाँ पे कई सारे लोग होते हैं, तो उसको मिला के हम क्लास कहते हैं। उसी तरीके से क्लास, आपकी वाली क्लास की बात कर रही हूँ, तो जहाँ पे सिमिलर आइटम्स होते हैं, मतलब सभी आप एमए के स्टूडेंट्स ही से देख रहे होंगे और कोई इंटरेस्ट से भी देख सकता है, तो वो क्लास हो गया। रिलेशन मतलब उनके हो सकता है हम डिफरेंट एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पे वर्क करें तो उनके बीच कुछ रिलेशनशिप निकल आए। सिस्टम यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज सेट में हो, मतलब मैं पहला स्टेप फॉलो करूंगी, फिर मैं दूसरा करूंगी, फिर तीसरा, इस तरीके से स्टेप में चलूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंजिंग और रिवर्किंग आइडियाज, किसी आइडियाज को किसी और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके तब करूंगी। जैसे ये आपके सामने जो नोट्स दिख रहे हैं ये आपकी बुक से ही बनाए गए हैं, लेकिन वहां पे लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया और सारी चीजों को सिस्टमेटिक किया और उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया बेसिकली, और उसके बाद हमने नोट्स बना दिए। इम्प्लीकेशन, फिर ड्राइंग, कंक्लूजन और प्रिडिक्शन। ये भी हो सकता है कि हम जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस फॉर्म में हो कि हम उससे कुछ कंक्लूजन निकाल सकें, उससे आगे की बात कर सके, जहां पर वो एग्जिस्ट करता है उससे आगे की बात कर सके। इस फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन होती है। तो जब क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो ये कहता है कि ये 3 पार्ट्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन के 3 फॉर्म होते हैं, मेंटल एक्टिविटीज के 3 फॉर्म होते हैं, सो सॉरी। और मेंटल एक्टिविटीज के उन तीनों फॉर्म को जब आपस में कोलैबोरेट कराते हैं, वो मैं अभी जो थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे रही थी ना, वो ऊपर था, मैं स्क्रॉल नहीं करूंगी, ध्यान होगा मैं किस एग्जांपल की बात कर रही हूँ, क्रॉस क्रॉस करके। तो वही चीज है कि जो है वो काफी सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे 6 ऑपरेशन, 5 कंटेंट्स और 6 प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल 180 डिफरेंट एबिलिटीज मिल जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से ये जो है हमने समझा कि ये क्या मेथड होता है। इसके की एस्पेक्ट्स की बात करें, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको समझाई दी, और क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की भी यहाँ पे बात होती है। उसमें उसकी बात क्यों होती है? क्योंकि इंटेलिजेंस एक क्रिएटिविटी के साथ चलता है। जब भी क्रिएटिविटी होगी तो इंटेलिजेंस में नजर आएगी, वो इंटेलिजेंस के प्रोसेस में नजर आएगी क्रिएटिविटी अगर होगी तो, राइट। और जो ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट होते हैं वो क्रिएटिव एबिलिटीज को इग्नोर करके चलते हैं, बट अदरवाइज हम देखते हैं कि इंटेलिजेंट लोगों में हम क्रिएटिविटी नॉर्मली नजर आती है। एप्लीकेशन की बात करें तो एजुकेशन में इसका यूज होता है, डिफरेंट थिंकिंग स्किल्स में, क्रिएटिविटी में, टेस्टिंग में भी इसका काफी यूज होता है। इसे क्रिटिसिज्म में एक आप भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस बात के लिए, तो अगर आपका दिल करे कि इट्स टू कॉम्प्लेक्स, कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है, ये थोड़ा टाइम लेके समझाने वाली थ्योरी है, मुझे और ज्यादा टाइम मेरे पास होना चाहिए, मैं कम से कम इसको 40 to 45 मिनट्स में पूरी थ्योरी के एक माइनर माइनर पॉइंट पर एलैबोरेट कर सकती हूँ। कोशिश करूंगी एक अलग से ही वीडियो बना दूं, अगर आप देखना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। वैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इनफ है, आपको मैं कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज करके नहीं देती हूँ वीडियो में, चाहे भले ही वीडियो लंबा हो जाए, मुझे पता होता है आप देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन अच्छी बात यह कि आप लोग कभी बोर नहीं होते, इंटरेस्टिंग लगता है आपको, तो मैं टाइम पूरा लेती हूँ, मुझे पता है आपको कितना समझाना है। और इसमें थोड़ा सा प्रूफ की भी कमी है, ऐसा भी माना गया है। इसके बाद इसके इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये इंटेलिजेंस को एक सिंगल थिंग की तरह नहीं देखता है, और बाकी जो थ्योरीज हैं वो इससे इंस्पायर हुई थी, गिलफर्ड की, हार्डनर सॉरी हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग टैर्किक थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज जो हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आती हैं, अप्रोच में आती हैं, ठीक है। इन्हें पढ़ेंगे आगे, सिलेबस में मैंने डाली है आपके, ये सब आगे का आपका पार्ट है, समराइज करेंगे। देखिए स्टर्नबर्ग का नाम लिया, वो हाजिर भी हो गए हैं, तो अगली थ्योरी हमारी स्टर्नबर्ग की टैर्किक थ्योरी ही होगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सेकंड पार्ट में इंटेलिजेंस के, और जो कि आपका वीडियो होगा 5th सीरीज में। इस वीडियो में टोटल 10 वीडियोस एक्सपेक्टेड हैं, सो लेट्स सी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।